नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, शराबबंदी बिहार में जब लागू हुआ था एक चर्चा का विषय था। कितना सफल और वाकई क्या ये जो मुहिम चलाई गई वो लोगों के लिए कितने फायदेमंद हुई। लेकिन जीतन राम मांझी हैं जो कहते हैं ना, उनको शराब के लिए कई बार वो दलील दे चुके हैं और अब तो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो बड़ा सवाल, क्या एक चुनावी मुद्दा भी होगा आने वाले वक्त के लिए? क्योंकि देखिए, कई बार गाहे बगाहे नीतीश कुमार पर यहां सवाल इसलिए उठते हैं कि शराबबंदी तो है बिहार में, लेकिन जितनी मौतें हुई, क्या वाकई वो जमीनी हकीकत धरातल पर दिखाई देता है या नहीं? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सौरभ कुमार, कृष्ण कुंतल जी जुड़ेंगे, पूजा सिंह जी भी जुड़ेंगी, हम पार्टी बिहार से उर्मिला ठाकुर जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता आरजेडी से है, विनीत सिंह जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पास की तरफ से, देवजानी मित्रा जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरएलजेपी, रमन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रमन कुमार जी, सबसे पहले आपके पास इसलिए जाना चाहूंगी क्योंकि ये देखिए, शराबबंदी को लेकर आकलन बहुत बार किया गया, सबने इसके अलग अलग आकलन किए, लेकिन जीतन राम मांझी, मुझे याद है जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे तब भी इस पर दलील दे चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब चुनाव क्योंकि आने वाले हैं तो एनडीए की बात की जाए तो इस राग को छेड़ दिया गया? क्योंकि अगर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है तो कुछ तो इशारे होंगे, कुछ तो मायने निकल रहे होंगे इस बयान के। रमन कुमार जी, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लूं या अनम्यूट कर लूं? अनम्यूट। आपकी अभी आवाज हम आवाज आ तक रही है नहीं आपको? पहुंच पा रही। अभी आ रही हाँ है हाँ, आवाज अब आ रही है। आपको? आप हाँ हाँ देखिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया है वो अपने आप में एक इशारा है, एक संदर्भ है कि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी और 7 साल के बाद अगर कोई प्रोमिनेंट लीडर ये कह रहा है कि इसकी हम्म फिर से समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि मुझे हम्म याद है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब तेजस्वी यादव लगातार कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने एक हम्म इंटरव्यू में या कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनने की सूरत में हम फिर से समीक्षा करेंगे। अभी 5 राज्यों में शराबबंदी लागू है, बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, नागालैंड और मिजोरम में। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की होती है जब भी शराबबंदी को लेकर बात होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार को लेकर होती है क्योंकि बिहार में अवैध शराब का कारोबार हम्म लगातार बढ़ता जा रहा है और कई मौतें भी हो चुकी है इस लिहाज से। नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी को लेकर नए-नए कानून बनाते जा रहे हैं, लेकिन शराब की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है बिहार में। मतलब और ये अगर कहें कि एक नया उद्योग विकसित हो रहा है शराबबंदी के नाम से, जो जो ऐसी शराब है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उस शराब का इस्तेमाल लगातार बिहार के लोगों को किया जाता रहा है। दुगुने-तिगुने पैसे पे उनको शराब मिलती है और वो एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। ऐसे में एक बार फिर से बदली हुई परिस्थिति में क्या समीक्षा करने की जरूरत है? सवाल ये उठता हम्म है कि बदली हुई जो परिस्थिति उभर कर सामने आई है, उस परिस्थिति के हिसाब से जब 2016 में ये शराबबंदी लागू की गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, अब चूंकि तेजस्वी यादव भी उनके सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी भी सहयोगी है, उन सबके हम्म। साथ विचार विमर्श करके जो एनडीए की पार्टियां हैं उनसे विचार विमर्श करके क्या शराबबंदी को पुनर्समीक्षा की जरूरत है? ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है उर्मिला ठाकुर जी कि देखिए, समीक्षा बहुत बार की जाती है और देखिए कई बार ये बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है क्योंकि नीतीश कुमार जी के जो प्रशासन है वो तो शराब रोकने में। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, कई बार मैंने कवरेज भी किया है कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई, उस राज्य में इतनी मौतें होती है जहां पर पूर्ण शराबबंदी है। अब जीतन राम मांझी ने एनडीए की तरफ से देखिए स्टैंड दिया है कि ठीक है, अगर सत्ता में आएंगे और बीजेपी जीतेगी तो देखिए इस पर मंथन किया जाएगा और समीक्षा की जाएगी। तो मुझे याद है आरजेडी का भी कुछ अलग स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ आए, सत्ता में देखिए आते ही बहुत कुछ बदल जाता है। उर्मिला ठाकुर जी, शराबबंदी कितना सफल, ये मुझे लगता है कि आप जनता के संदर्भ में बताएं, ना कि ठीक है आप एक गठबंधन का हिस्सा हैं तो उसके हिसाब से बताएं, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और बहुत बार हमने तस्वीरें देखी है वहां पर।
पहले तो मैं बहुत ही विनम्र और आदर के साथ माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि 2016 शराबबंदी कानून को लागू किया गया तो उन्होंने विधानसभा में शपथ लेने का काम किए थे कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे और इसके लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा सरकार के साथ और सरकार के बाहर आम पब्लिक में भी इस चीज को लागू करवाने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आज जब उनकी बात ये आ रही है तो वो नहीं बोल रहे तो कौन लोग सुना रहे हैं? बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और पकड़ाने वाले लोग कौन है? आनंद जी, ये भी देखना होगा अंजलि जी कि जो लोग पकड़ा रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये पकड़ाने वाले लोगों में जो कभी स्कूल में शराब का जो है पकड़ाता है, रखवाते हैं, तो कौन लोग निकलते हैं? तो इस तरह की बात करवाया जा रहा है इनसे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये इनके कंधे पर रख करके इन बातों को आगे कर रहे हैं उनको धरना पर आकर के बैठना चाहिए बीजेपी वालों को कि आप शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए। और वो पीछे में रह करके जितना राम मांझी, देखिए उर्मिला जी, मुझे याद है कि जब विपक्ष में तेजस्वी यादव थे ना तो वो भी इस मुद्दे को लेकर बार बार कहते थे, और देखिए अब तो वो सत्ता पक्ष में है लेकिन अब कोई स्टैंड दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जीतन राम मांझी के रिएक्शन को हम दिखाएंगे, लेकिन विनीत सिंह जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। विनीत सिंह जी, देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि एक स्टैंड की बात होती है, क्या होता है ना राजनीति में, मैं देखती हूँ कि मौकाई प्रस्ताव कह सकते हैं, ठीक है राजनीति में सब चलता है, लेकिन एक ये सच्चाई है कि राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि शराब से बहुत सारे आप देखते हैं कि राजस्व आता है। बिहार कहाँ खड़ा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया तो जानना ये चाहेंगे कि एनडीए की बात की जाए तो क्या ये एनडीए की तरफ से बयान समझे, क्योंकि जीतन राम मांझी पहले महागठबंधन में भी थे, तब भी वो इसकी दलील देते थे। उनका कहना था कि शराबबंदी होना कहीं से उचित नहीं है, लोगों को एक दो जाम लेना चाहिए। मुझे याद है कई बार वो इसके पक्ष में रह चुके हैं। विनीत सिंह जी, क्या स्टैंड? अंजलि जी, जैसे आप बोल रही हैं, पीछे से कोई रेडियो का गाना चल रहा है कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। खैर ये तो हास विनोद की बात आ गई, लेकिन जन भावना यही कहता है। मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि में दिखाता हूं कि 2016 में ये लागू हुआ था तो भाई नीयत बढ़िया थी। हमारी पार्टी या एनडीए में जो भी घटक दल थे सारे लोग विपक्ष में थे, लेकिन फिर भी हमने इसका समर्थन किया था क्योंकि समाज कल्याण की बात हो रही थी। लेकिन आप देखें अंजलि जी कि जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन उसका हुआ वो है जो शक के दायरे में रखता है और उसके लिए लोग जो है परेशान रहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको और 1940 के आसपास ले चलता हूं कि अमेरिका में प्रोहिबिशन लागू हुआ था और वो भी वहां पे सफल नहीं हुआ था, 3 साल के बाद उसको हटाना पड़ा था। हाँ, ये होता है कि आप जैसे ही प्रोहिबिशन या पूर्ण शराबबंदी लागू करते हैं तो एक वैकल्पिक व्यवसाय बन जाता है और जो लोग की खाने की औकात नहीं थी वो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। तो नीतीश कुमार की शराबबंदी ने ये काम किया है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और दे दूं मैं आपको कि अब तक 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। मुआवजा किसी को नहीं दिया है, हालांकि मुआवजे का प्रावधान है मद्य निषेध कानून में, और मुझे लगता है कि पहली बार गोपालगंज में शायद किसी व्यक्ति को मिला था, उसके बाद से मिलना बंद हो गया। और एक बात बताता हूं कि नीतीश कुमार का बयान आया था उसके बाद, गोपालगंज हादसे के बाद से ही बयान कुछ नहीं हुआ है अब अंजलि जी, कुछ नहीं हुआ है। पहले तो वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होते थे, मुझे याद है उन्होंने कहा था जब पियोगे तो मरोगे, वो बयान आया था उस दर्दनाक हादसे के बाद। ये मुख्यमंत्री का अहंकार था कि जो पिएगा वो मरेगा। और मैं बात बताता हूं कि 3-3.5 लाख लोग जेल में बंद है, जिसमें कि 1 से 1.5 लाख लोग दलित और महादलित के हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं अंजलि जी, सौरभ भाई, कि वो अपना जमानत करा सके। उसके लिए या तो उनको अपना घर बेचना पड़ता है या मवेशियों को बेचना पड़ता है। ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है,
बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। मनसा पर कभी सवाल नहीं उठे, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी मनसा अच्छी हो तो उसको इम्प्लीमेंट कराना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपने एक पॉइंट बहुत सही रखी है कि देखिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं वैसे लोगों की हुई है जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं। कहते हैं जब तक आप बड़ी मछली पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे स्टैंड दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप देखिए जी 10 एनडीए सेकंड में बात खत्म करते हैं। जी 10 जी सेकंड में रखिए बात। आपको मैं एक बताता हूं, कुढ़नी उपचुनाव हुआ था जिसमें कि जदयू की हार हुई थी और जदयू के उम्मीदवार थे मनोज सिंह कुशवाहा। बिहार में जो लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े शराब माफिया हैं, फिर भी जदयू ने उनको टिकट दिया। तो ये दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी गंभीर है। परेशानी तब होता है अंजलि जी कि लोग जो हैं खाना पीना पे आप किसी का बस नहीं लगा सकते हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो इसका आपको समाधान निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो मांझी जी कहते हैं, क्योंकि जब 25 में जब एनडीए सरकार बनाएगी तो जो नीति निर्धारक होंगे वो बात करेंगे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है, प्रेशर निकालते हैं ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना चीजें जो है बदस्तूर जारी रहेगी और जो बिल्कुल। सरकार में उनको समीक्षा कोई तो मुझे फर्क नहीं याद है पड़ता है। कई बार होते गई, लेकिन जो कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट की हम बात करें, लोगों में अवेयरनेस की बात करें, वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। पूजा सिंह जी से रिएक्शन लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक बार अपने दर्शकों को वो बाइट सुना दूं जो जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब की बात की जाए, वो 7 कई सालों बार इस से बात को लेकर शराबबंदी कह चुके हैं समीक्षा होनी चाहिए। क्या कुछ कहा जरा सुनते हैं जीतन राम मांझी। समीक्षा की जरूरत है शराबबंदी को लेकर। तो शराबबंदी है, होना चाहिए, लेकिन जिस रूप में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को। ये 2005 में क्या किए थे? 2005 से 10 तक गांव-गांव दारू का इन्होंने ये खुलवा दिया, सबको परमिट दिया। और आज कहते हैं कि दारू बंद करो, तो दारू बंद करने का इनका ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखलाना चाहते हैं जो 5 से 10 के बीच में पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए जैसा नीतीश कुमार यहाँ चला रहे हैं। लेकिन आप तो लोगों से अपील कर रहे हैं ना कि जो सरकार शराबबंदी खत्म करेगी, जो सरकार बालूबंदी खत्म करेगी, जो सरकार क्या कहते हैं तारी बंदी खत्म करेगी, लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि उसी का समर्थन करें। हमने ऐसा कहा है एक जगह, शराबबंदी की बात तो मैं नहीं कहा है। शराबबंदी की बात ये कही है हमने कि जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पर यहाँ अनर्थ हो रहा है, उस अनर्थ को अगर हम लोगों की सरकार आवेगी तो हम रोकेंगे। सौरभ देखिए बड़ी बात ये हो जाती है कि ठीक है, कहते हैं ना कि जब आप चुनाव आते हैं तो आपको सब कुछ याद आ जाता है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने कहा था कि जिसको आप वोट देंगे वो शराबबंदी हटाए, तो लोगों को क्या एक प्रलोभन कहा जा सकता है कि ये दिया जा रहा है कि एक्चुअल में एक बिहार में एक स्टैंड। मुझे लगता है ना कि देखिए एक ये भी मुद्दा ऐसा हो गया है ना सौरभ वहां पर कि जिसको जब जैसे आता है उस मुद्दे को वैसे वहां पर भुना लेता है, लेकिन आम जनता के हाथ में क्या है? क्या वाकई आप समाज में अवेयरनेस देखते हो, आप महसूस करते हैं सौरभ? जी बिल्कुल, बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू की गई थी और उसके बाद उसका असर पूरे बिहार में दिखाई दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंट करना। अगर आप किसी कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। पिछले 7 सालों से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि आज आप जहां भी खड़े हो जाए, चाहे आप बिहार की राजधानी पटना में खड़े हो जाए या किसी गांव में खड़े हो जाए, हर जगह आपको इजी उपलब्ध शराब हो जाएगा। और स्थिति यहाँ तक है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसको मुद्दा जरूर बनाया जाएगा। और आज जीतन राम मांझी जब मुझसे बात कर रहे थे तो वो जरूर यह कह रहे थे कि हमने जनता को यह नहीं कहा कि शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी जो बाइट है वो क्लियर है। वो जब अपने विधानसभा के जनता के बीच में जाते हैं तो वो क्लियर जनता को मैसेज दे रहे हैं कि जो सरकार शराबबंदी खत्म करेगी, जो सरकार बालूबंदी खत्म करेगी और जो सरकार तारीबंदी खत्म करेगी, आप लोग उसी को वोट करना, आप लोग उसी को समर्थन करना।
निश्चित रूप से देखिए बिहार में जो शराबबंदी है, एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ जमकर शराब की तस्करी हो रही है। इसमें सबसे अगर कोई प्रभावित हो रहा है, जो समुदाय है, जो वर्ग है, वो गरीब है, वो दलित है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कारण उनके पास पैसे नहीं है। उनको जो शराब मुहैया कराई जाती है वो जहरीली शराब होती है, उसमें उनकी तबीयत खराब होती है, कई बार बिल्कुल सौरभ, कितने उनकी लोगों की मौत भी होती मौतें है। हो गई है। तो आप ये समझिए छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे बेघर हो जाते हैं। और ये देखिए आकलन की बात, समीक्षा की बात। लेकिन यहाँ पर पूजा सिंह जी से मैं रिएक्शन तो लूंगी, पहले देवजानी जी मित्रा जी, क्योंकि क्या होता है ना देवजानी जी, अब एक तरफ विनीत सिंह जी कह रहे कि ठीक है मंशा अच्छी थी, और जब एनडीए ने जब सहयोगी थे तो ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त मंशा अच्छी थी और अब मंशा खराब हो गई। लेकिन क्या है ना कि दिखाई नहीं दिया जमीनी हकीकत। मैं आश्चर्य करती हूँ कि उस राज्य में जहरीली शराब से मौत हो जाती है जहां पर पूर्ण शराबबंदी है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आधी आबादी का वोट बटोरने के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम ने जब शराबबंदी लागू की थी, ये बोल के कि भाई शराब पी के जो है वो घर के आदमी जाके डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। बट सॉरी टू से, मैं तो ऐसी बहुत सारे स्टेट को जानती हूँ जहाँ पे शराबबंदी भी नहीं है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको शराबबंदी के प्रति अगर इतना ही आप अगर ये दिखाने के लिए अगर आपने वोट लिया था उस वक्त कि भाई हमने ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एडुकेट आपने लोगों को नहीं किया। और जब लोग जब यहाँ पे शराब पी के जब मरने लगे तो आपने क्या बता दिया, जो पिएगा वो मरेगा, अगर क्या कर जैसे करम वैसे भरम, वॉट एवर XYZ उन्होंने कहा। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भाई उनको शराबबंदी से कोई मतलब नहीं, उनको ये था कि भाई आप मैंने एक रूल मैंने लागू किया तो नहीं ये एनडीए आएगी, एनडीए नहीं एनडी तो यहाँ पर जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि ठीक है जिस जहां पे अगर वोट दोगे तो उसके बाद शराबबंदी खत्म हो जाएगी। तो क्या एनडीए का स्टैंड है कि शराबबंदी खत्म हो जाएगी? देखिए बंद ऑनेस्टली ये जो लागू कर अगर रखा है। नहीं क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए शराबबंदी अगर खत्म हो तो इसमें गलत क्या है? जब ये उद्योग था तब यहाँ पे 5,000 करोड़ की टर्नओवर थी। जब ये ब्लैक में आया तो ये 70,000 करोड़ का ये ब्लैक मनी आया। तो भैया जब ये उद्योग था तो आई नो मेनी पीपल जो यहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे चलता था, लोग यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे शहर चले गए क्योंकि यहाँ पे ठीक है, अब बीजेपी से भी स्टैंड लेंगे। कृष्णा कुंदल जी क्या कहेंगे इस पर? पूजा सिंह जी, एक तरफ देखिए जीतन राम मांझी तो जब जाते हैं संबोधित करते हैं आम जनता को तो ये बयान देते, लेकिन जब सौरभ ने उनसे सीधे तो कह रहे हैं नहीं मैं ये नहीं कह रहा शराबबंदी थे। मेरा मतलब क्या होता है ना कि या तो जैसे कि क्या देखा मैंने, एक तरफ तेजस्वी यादव का पहले कुछ और स्टैंड था, लेकिन अब वो क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और चाचा भतीजा यहाँ पे चला रहे हैं राज्य, तो देखिए ठीक है चाचा के अकॉर्डिंग चलना होगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि वहां की जनता के लिए कितना महत्व। देखिए ये पॉइंट भी हम एग्री करेंगे कि राजस्व का नुकसान हो रहा है और किसी भी राज्य के विकास के लिए देखिए राजस्व आना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पूजा सिंह जी, क्या आप जो जीतन राम मांझी ने स्टैंड लिया है तो एनडीए की तरफ से इशारा है या जीतन राम मांझी का ही अपना स्टैंड है? देखिए कहीं भी ये नहीं कि एनडीए का स्टैंड है या जीतन राम मांझी जी का। जीतन राम मांझी जी जब भी महागठबंधन में थे तब भी जो है कि शराब को लेकर के हमेशा बोलते थे। वो इसलिए बोलते आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से शराब आज बिजनेस के रूप में आया है और जो शराब माफिया है वो बिजनेस कर रहे हैं, और जो अब आज जो है कि हर एक जिला में आप देखेंगे कि इतने लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। तो ये जहरीली शराब आई कैसे, आप ये बताइए। और जब शराबबंदी हुई तो क्या ये पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई कहीं भी? तो हमें तो नहीं लगता है कि कहीं भी शराबबंदी पूर्ण रूप से हुई है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस को क्रिएट किया गया शराबबंदी का रूप दे करके, हमें ये लगता है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी बात तो तब हम देखते हैं और हमें बुरा तब लगता है जब लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, तब ये सीधी सी बोल करके निकल जा रहे हैं माननीय नीतीश जी कि जो पिएगा वो मरेगा। ये क्या कहीं पे भी सही है कि जो पिएगा मरेगा? तो आपको कहीं ना कहीं तो इसपे या तो पूर्ण रूप से रोक लगाना चाहिए था। अगर आप विफल हैं तो आप अपनी हाथ खड़े कर दीजिए कि हम विफल हैं, हम शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे होम डिलीवरी भी हो जाती है और ये बिल्कुल सच्चाई है। मुझे याद है जब मैं बिहार गई थी तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ, कह रहे कि ठीक है बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ऐसी शराबबंदी कितना कारगर, ये बड़ा सवाल। कृष्णा कुंतल जी, ये तो अंजलि जी ये कुछ दिन पहले भी देखी गई है, ये कुछ दिन पहले देखी गई है कि आरजेडी के जो कार्यालय है उनके बाहर ही कुछ लोग पी करके आराम से घूम रहे हैं।
तो आप ये बताइए जब उनके सामने उनकी आंखों के आगे घूम रहे हैं लोग, तब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि शराब बिल्कुल उर्मिला जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, आपका जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन उसके पहले मैं कृष्णा कुंतल जी, कृष्णा जी, जब 2016 में पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हुआ तो उस समय बीजेपी भी बहुत बहवाई, ठीक है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया। कहते हैं ना, अभी देवजानी जी कह तो रही थी कि ठीक है, आधी आबादी का वोट, उस वक्त क्या वोट था। अब बीजेपी, मुझे याद है सरकार में रहते ही कई बार संजय जायसवाल का ये बयान आता था कि शराबबंदी विफल है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। तो एक बीजेपी ने अपना कभी स्टैंड खुलकर नहीं दिखाया। क्या अभी एनडीए की बात की जाए, जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी लागू जो है वो लागू नहीं रहनी चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, हो सके उसकी समीक्षा अलग तरीके से हो। बीजेपी आने वाले वक्त में अगर वहां की जनता चुनती है तो क्या शराबबंदी को हटा देगी? सीधा सा सवाल। अंजलि जी, कृष्णा जी, आपने अपने जी, सवाल में ही ये बात कही जी। हेलो जी कृष्णा जी, आप बात रखिए आप जी। अंजलि जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। अंजलि जी, अभी आपने अपने सवाल के दरमियान ये बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार की सहयोगी थी, उस वक्त भी उस समय के तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बारंबार कहा कि साहब इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सरकार कोई जब नियम लेके आती है तो उसके पीछे की बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सोच के चलते हैं कि इस नियम को इस तरीके से लागू करेंगे, इसमें नियत ये रहेगी, इसका रिजल्ट ये आएगा। शराबबंदी और बालू नीति, ये तो चीजें ऐसी थी जिसपे कि नीतीश कुमार जी की नियत ही साफ नहीं थी शुरू से। और जब हमें इस बात का एहसास हो गया तो हमने बार बार ये कहा कि भाई इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप रेवेन्यू की बात छोड़ दें, रेवेन्यू का तो बहुत बड़ा मसला है। शराबबंदी की नीति जिस नियत के साथ और जिस तरीके से बिहार में लागू की गई, और खास करके पिछले 1 वर्ष में शराबबंदी की नीति के कारण बिहार में अवैध शराब का धंधा बढ़ा, माफिया सरकार को चलाने की स्थिति में आ गए, नशे का कारोबार बढ़ गया, पिछले 1 साल में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। इन सब के पीछे कारण ये है कि सरकार जिस नियत के साथ वो नियम लाई थी, वो नियत बदल गई, नियत में खोट आ गया। आज की सरकार इन दोनों नीतियों को, शराबबंदी और बालू नीति, दोनों को पॉलिटिकल फंडिंग के सोर्स की तरह देखती है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के लिए ये दोनों नीति, शराब नीति और बालू नीति, ये दोनों उनके पॉलिटिकल फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। और मैं एक बात और आपके चैनल पे साफ शब्दों में कह देता हूं, भाजपा की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में, भाजपा और एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट में इन दोनों नीतियों की समीक्षा होगी, सभी पहलुओं पे समीक्षा होगी। जीतन राम मांझी तो ये कह रहे हैं कि जो वोट, जिसको वोट दोगे, नहीं अगर वोट दोगे तो दारू हटा देंगे। तो ये मैं ये जानना चाहती हूँ, जो पूर्ण शराबबंदी है वो हटा दिया जाएगा या अभी सिर्फ जनता को ये प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या मतलब? ठीक है, समीक्षा की बात तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, नीतीश कुमार जी भी कई बार समीक्षा करते भी हैं जी। अंजलि जी, सरकारें राजनीतिक रैलियों के भाषण से नहीं चलती हैं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ। मांझी जी ने जो बात कही है, मांझी जी की रैली को मैं भी सुन रहा था और आज दिन में सौरभ जी से मेरी बात भी हो रही थी। मांझी जी ने रैली में जो बात कही वो उन्होंने अपनी जनता को एक आह्वान किया, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में, एक नेता की कैपेसिटी में अपने क्षेत्र में उन्होंने कहा। पर जब सौरभ जी ने उनसे पूछा एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरह, तो जब एक बार एक नियम बन गया है तो उस नियम की समीक्षा किए बगैर उस नियम को ऑल ऑफ ए सडन आप स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कृष्णा जी, वोटर तो वही जनता है ना, तो फिर देखिए ये तो फिर वही मैं बार बार पूछ रही हूँ ना, अंजलि जी, एक तरफ आप मेरी बात, अंजलि जी, मेरी बात कंप्लीट होने दे, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नीतियों पे इसी बात की समीक्षा करेगी कि इन दोनों नीतियों के आने के बाद क्या अवैध शराब का कारोबार फल फूल गया है, क्या माफिया सरकार पे हावी हो गए हैं, क्या क्राइम रेट बढ़ गया है, क्या नशे का कारोबार ज्यादा हो गया है। अगर ऐसा हो गया है तो इस नीति को खत्म हो जाना चाहिए। पहली कैबिनेट में इस बात की समीक्षा होगी।
ठीक है, अब समझ में आ गया मुझे। उर्मिला ठाकुर जी कुछ कहना चाह रही हैं बहुत देर से। उर्मिला जी। मैं ये कहना चाहती हूँ अंजलि जी कि वो लोग जो चिल्ला रहे हैं यार, समीक्षा होंगे और लोग हर चीज का जो इन्होंने जनता से वादा किए, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं किए। लेकिन बिहार की जनता को गुमराह करवा रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है उस कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जनता के बीच आप समझ सकती है कि जो कानून सख्ती से लागू है और पूरे देश के लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर जो मानव श्रृंखला बना करके इसको पूर्ण रूप से लागू करने का काम किया गया था, उस समय जितनी पार्टियां थी बिहार में, सारे लोगों को विधानसभा में सबसे बातचीत को लेकर के तब इसको लागू किया गया था। लेकिन आज जब कानून तोड़ने की बात होती है तो ये सबसे आगे आकर के देश हित में जो बात नहीं हो, समाज के हित में बात नहीं हो, राज्य के हित में बात नहीं हो, उन बातों को ये ले करके कि शराब का कानून जो आप जो है नहीं मानिए, ये अप्रत्यक्ष रूप से ये बोल रहे हैं। और ये परोक्ष रूप से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग इसी में लिखते हैं, ये लोगों को भी शराब का या सख्ती से जो कानून लागू किया गया और उसको जब लोग पकड़ा रहे हैं तो पता चलता है कि बीजेपी वाले लोग निकल रहे हैं, ये खेत का खेत। तो इन लोग को ये है कि हमारे बिजनेस पर जो इम्पैक्ट हो रहा है, सरकार जो है गलत कामों को करने पर, यहाँ शासन का कानून है, यहाँ नीतीश कुमार जी का कानून है। देखिए उर्मिला जी क्या होता है ना, ये सवाल पूछे ही नहीं जाते, आज शायद हम चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि बहुत अच्छी मंशा थी। एक समाज में कहते हैं ना कि बदलाव, खासतौर पर कई ऐसी तस्वीरें आती थी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि महिलाएं बिल्कुल वहां पर ना महसूस नहीं करती थी, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। अवैध शराब कारोबार आप देखती है कि कितने धड़ल्ले से चल रहा है ना। ठीक है, आप कुछ लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है। नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा था, मैं जरा पहले अपने दर्शकों को वो सुना दूं। बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी, और आज भी उसकी संख्या कम है। और दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है, तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो। रमन कुमार जी, शराबबंदी का ठीक है, उन्होंने आंकड़ा दिखा दिया, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पूर्ण शराबबंदी नहीं है। और ये विडंबना हो जाती है रमन कुमार जी कि आप कोई कानून लाते हैं, जनता के लिए थोप देते हैं, आपके नजर में बहुत अच्छा आप लाए, जनता का भला कर रहे, जनता का कितना भला हो गया। मुझे याद है जब छपरा से तस्वीरें आई थी, जहरीली शराब से मौत हो गई, कितने घर की बात की जाए, वो महिला जिनके घर से कोई चले गए, कौन देखेगा उनके बच्चों को। और शराब पियोगे तो मरोगे, क्या ये अवेयरनेस फैला है रमन कुमार जी की शराब कितना नुकसान है? देखिए, पहली बार 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी लागू की थी। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद इस फैसले को वापस करना पड़ा था और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2 बार आसीन हुए थे कर्पूरी ठाकुर। और दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव आज के सियासी राजनीति में भी लगातार दिखाई पड़ता है। जब लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, तमाम नेता कर्पूरी ठाकुर का नाम श्रद्धा के साथ लेते हैं, सम्मान के साथ लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है नीतीश कुमार में, और वो इच्छा शक्ति की कमी दिखने के चलते जो फैसला उन्होंने 2016 में लिया पूर्ण शराबबंदी का, उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराने में उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हालांकि सरकार के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई शराब आती है तो उसके खिलाफ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था जब शराबबंदी लागू हुई थी
तो सख्त कानून के चलते लोगों में एक दहशत व्याप्त था, लोगों में एक भय का वातावरण था कि अगर वो शराब के धंधे में लिप्त पाए गए तो उन्हें इतनी सजा हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस पूरे धंधे को आगे बढ़ाया गया, उसमें वो उनकी भी मिली भगत हुई। उसके बाद से कानून व्यवस्था की हालत लगातार खराब होती गई। शराबबंदी लागू होने के बाद भी अगर कानून की हालत लगातार बिहार में खराब हो रही है, अगर अपराधी लगातार अपने योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जिस पर्पस के चलते, जिस उद्देश्य के चलते ये पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है। बिल्कुल, पर्पस जो था वो कितना शॉर्ट आउट हुआ, ये बड़ी बात। कृष्णा जी। अंजलि जी, मैं रमन जी की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति से शराब कानून को बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की पॉलिटिकल फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स बना चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लिए पॉलिटिकल फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स अवैध शराब का कारोबार और अवैध बालू का कारोबार ही है। और पूरी की पूरी सरकार अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ इस अवैध कारोबार में लिप्त है। कृष्णा जी, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन मुझे याद है अभी 1 साल से आरजेडी की सरकार साथ में, आप लोग थे साथ में, तब भी शराब से मौत होती थी, तब भी अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। अंजलि जी, आपको मैं भी याद दिला देता हूं, आप ही ने बताया कि उस समय के हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने बारंबार ये बात कही थी कि शराबबंदी की नीति की समीक्षा कीजिए। तो आप लोग ऐसी क्या मजबूरी थी कि नहीं, सिर्फ मीडिया में आके कि समीक्षा होनी चाहिए लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी? आप लोग साथ में थे, आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ क्या बैठकें नहीं होती थी? तो क्या सिर्फ इसलिए आप लोग साथ में आ गए थे? क्योंकि आप लोग जब साथ में हम सरकार बनाते हैं तो जनता के लिए सोच के आते हैं, और बीजेपी को जनता ने बहुत अच्छे, वहां पर आप लोग इतने मजबूत स्थिति में थे। कृष्णा जी, ऐसा तो था नहीं कि आप लोग कमजोर स्थिति में थे। जी देवजानी जी, आपके पास आऊंगी। कृष्णा जी। नीतीश कुमार जी, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने हर उस समीक्षा बैठक में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए शराबबंदी की नीति को लागू रखने की बात कही। सौरभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, बारंबार इस बात की चर्चा होती थी। सहयोगी बारंबार कहते थे कि साहब आंकड़े बता रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, शराब की स्मगलिंग बढ़ रही है, अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर समीक्षा बैठक में इस अवैध कारोबार को फलने फूलने दिया। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का और आज के दिन में राजद का, दोनों सरकार में लिप्त पार्टियों के सबसे बड़े पॉलिटिकल फंडिंग का सोर्स यही अवैध शराब और अवैध खनन का कारोबार है। जी देवजानी जी। मुझे ऐसा लगता है कि कुंतल जी ने जो कहा अभी एकदम बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम को ये आदत ही नहीं है कि हमारे राज्य के भले के लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने उस वक्त अपने एम्बिशन के, अपने विशेष अधिकार को दिखाते हुए उन्होंने किया था, उस चीज को बदलना वो आज तक भी जरूरी नहीं समझते। उसी कानून के आड़ में जाके लोग इतनी मौत हो रही है। एंड सबसे बड़ी बात, जब छपरा में, सारण में, जब आपके क्या कहते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट में जब ये घटना घटी और जब एनएचआरसी का जब रिपोर्ट मांगा गया, भाई ये कितना डेथ हुआ, वो सारी चीजें, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। आज तक हमें मालूम नहीं कि भाई असली कितनी मतलब लोगों की मौत हुई थी। कोई कहता है 300, कोई कहता है 350, कोई कहता है उससे ज्यादा, कोई कहता है उससे कम। तो कहीं ना कहीं उन सबको पता है कि डेथ आज भी हो रही है, लेकिन चीजों को दबाया दिया जा रहा है। अब मुझे ये क्या चीजों को दबाया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं देखिए विनीत सिंह जी से भी रिएक्शन लेंगे। सौरभ देखिए, कृष्णा जी का ये कहना है कि ठीक है, ऐसा नहीं था, हम लोग तब भी कहते थे समीक्षा की नीचे। क्या जो बार बार बीजेपी कहती है नीतीश कुमार का यहाँ पर अहम इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसलिए शराबबंदी को लेकर जो समीक्षा होती है, उस समीक्षा की सच्चाई, और जो हम कह सकते हैं कि वो समीक्षा होनी चाहिए जिससे जनता का वाकई फायदा हो। अब हालांकि देखिए, आपने पूछा जीतन राम मांझी से, तो कह रहे हैं कि वो तो मैंने वहां कहा समीक्षा करेंगे। मैं सौरभ समीक्षा नहीं समझ पा रही हूँ, आप मेरे दर्शकों को जरा समझाएं कि एक्चुअल में समीक्षा इतनी बार होती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया समीक्षा के बाद।
जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि 2016 में जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया था और उसके बाद मुझे लगता है कि कई बार समीक्षा भी हो चुका है और इस कानून में कई बार संशोधन भी किया गया है। क्योंकि पहले ये प्रावधान नहीं था कि जहरीली शराब से जो लोग मरेंगे उनको सरकारी फंड से उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब वो भी ऐड हो गया। जो लोग जहरीली शराब से मरेंगे वो उनको 4 लाख रुपया मिलेगा, सरकारी अनुदान दिया जाएगा उनको। पहले मुख्यमंत्री बोलते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन अब उनकी भी भाषा बदल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो है वो शराबबंदी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2024 का चुनाव हो या 2025 का चुनाव हो, शराबबंदी में एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ शराब की जमकर तस्करी हो रही है। तो इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और जीतन राम मांझी को एक बार फिर से आगे किया गया है कि आप लोगों के बीच जाएं, आप अपने लोगों के बीच जाएं, आप गरीबों के बीच जाएं, आप दलितों के बीच जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर शोषित कोई समुदाय हुआ है तो वो गरीब हुए हैं, वो दलित हुए हैं। आज भी हजारों की संख्या में जो जेल में बंद हैं वो गरीबों की संख्या ज्यादा है, दलितों की संख्या ज्यादा है। उनके पास जमानत के पैसे नहीं है, वो लोग जेल में बंद हैं। तो उनको एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो, नीति सिद्धांत केवल कहने की बात होती है। बात जब चुनाव की आती है तो उन्हें पता है कि चुनाव में सियासी फायदा कैसे लेना है। 2017 की मैं बात आपको बता रहा हूं कि उस समय सीबीआई ने केवल तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था और उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। और जब कुछ महीने पहले जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया, जब नीतीश कुमार के लोगों से, नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं से यह पूछा गया कि 2017 में तो केवल आरोप लगाया गया था, आप अलग हो गए थे, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गया तेजस्वी यादव पर, अब आप क्यों नहीं अलग हो रहे हैं, क्यों साथ में? तब उनके मंत्रियों ने यह कहा था कि उस समय हमने गलती की थी, अब नहीं करेंगे। तो सुविधा के अनुसार राजनीति है, बिल्कुल सौरभ, सुविधा के अनुसार राजनीति होती है। सब लोगों को पता है कि सियासी फायदा कैसे लेना है। तो ये भी पता है कि एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ जमकर तस्करी हो रही है, तो इसको अब एक मुद्दा बनाया जाए, इसका सियासी फायदा लिया जाए। कोई दो राय नहीं। सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आपने। विनीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत सिंह जी। अंजलि जी, पहले तो एक करेक्शन है कि 4 लाख का मुआवजा 2016 से ही था, इधर इन्होंने हामी भरी कि हम देंगे हम, तो ये करेक्शन है। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व अगर आप देखिएगा तो हमेशा से ये अहंकारी व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। ये कभी भी किसी पार्टी को अपने आगे तवज्जो देते नहीं है और ये बीजेपी की भलाई थी कि उन्होंने इतना साल इनको झेला। अब ये देखिए, तीसरी बात ये है कि नीतीश कुमार जी, अगर मान लीजिए, कहते हैं ना कि अगर जीवन आपका छोटा है तो आप दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। मैंने इसलिए अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि अमेरिका में टोटल प्रोहिबिशन जो था वो फ्लॉप हो गया था। तो नीतीश कुमार जी को जब ये मालूम चला कि साल 2 साल में चीजें बिगड़ रही हैं, उसके बाद से भी अपने अहंकार के कारण इसको बंद करना उचित नहीं समझा, और जिसका नतीजा है कि 300-350 लोग मारे जा चुके हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिहार में वो समय आ गया है, और कि नीतीश कुमार जी, एक चीज और, जो ये तुलना करते हैं ना भाई, आप बिहार में राज्य करते हैं, बिहार की जनता से वोट लेते हैं, और तुलना किसे करेंगे? हरियाणा से, मध्य प्रदेश से। वो उनका इश्यू है, उनको रहने दीजिए ना। अब मध्य प्रदेश तो आपके बीमारू राज्य के श्रेणी में नहीं आता है, आप तो आते हैं। हरियाणा तो आपकी बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, आप तो आते हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? तो नीतीश कुमार जी को यह समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मांझी जी की बात, मैं फिर से कहूंगा कि मैं इत्तेफाक उनसे नहीं रखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक समाधान निकालना जरूरी है। जी, मैं ना, देखिए सौरभ ने यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, एक बार आप लोग ये भी कहते हैं समीक्षा में है ना, समीक्षा ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने समीक्षा नहीं की है। एक तरफ आप लोग जीतन राम मांझी के पॉइंट से एग्री नहीं करते, लेकिन वो अपने क्षेत्र में जाकर किस बात पर वो दावे कर दे रहे हैं? आप लोग एनडीए में इस बात का समर्थन कर नहीं रहे। कृष्णा जी देखिए, अंजलि जी, अच्छा अंजलि जी, देखिए मैं 2-3 छोटे पॉइंट्स में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात, दुनिया में कहीं भी, कर्पूरी ठाकुर जी से की बात हुई, यहाँ पे अमेरिका की बात हुई, दुनिया में कहीं भी कंप्लीट प्रोहिबिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
शराबबंदी दुनिया में कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने जब जब समीक्षा की, सौरभ जी बैठे हैं, बहुत क्लोजली उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया हुआ है, जब जब समीक्षा हुई तब तक शराबबंदी को किस तरीके से और सख्ती से लागू किया जाए इस बात की समीक्षा हुई। हम लोग बारंबार इस बात को कहते रहे कि साहब समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि इसके फायदे और नुकसान कितने हैं। सिर्फ 350 लोगों की मौत बहुत बड़ी चीज होती है, परंतु नीतीश कुमार जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं 4-4.5 लाख लोगों का जेल में जाना महत्वपूर्ण है। इससे भी ज्यादा एक बड़ी बात है जिसकी उनको जानकारी दी गई, जिसको भी उन्होंने महत्व नहीं दिया, कि शराबबंदी के कारण बिहार में नशे के कारोबारी बहुत तेजी से पैर फैला चुके हैं। आज के दिन में हर गांव गली मोहल्ले में नशे के कारोबारी, पूर्ण नशे के कारोबारी, ड्रग्स के कारोबारी अपना पैर फैला चुके हैं। इस बात को भी उन्होंने तजुर्बा नहीं दिया। तीसरी बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कह देना चाहता हूं, एक तो उनका अहंकार, और दूसरी आज के दिन में उनकी बीमारी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो चुके हैं। अगर आप उन्हें ये बात बताएंगे कि साहब इतनी मौत हुई है, तो उन्हें याद नहीं रहता है, उन्हें पुरानी बातें याद रहती हैं सिर्फ। इसीलिए नीतीश कुमार जी से ये सब उम्मीद करना बिल्कुल बेनामी है। नीतीश कुमार जी कुछ नहीं करेंगे। एक तो उनका अहंकार आड़े आ रहा है, दूसरा उनका स्वास्थ्य आड़े आ रहा है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल कृष्णा जी से है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार और कानून को सख्त कर रहे थे, आपकी बातों को नहीं माना जा रहा था, आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग साथ में क्यों थे? 5 सालों तक आपने क्यों साथ दिया? आप अलग हो जाते, शराबबंदी के मुद्दे पर आप अलग हो जाते, सत्ता से निकल जाते आप। तो आपने ऐसा क्यों किया? आप केवल सत्ता में बने रहने के लिए आप नीतीश कुमार के साथ थे। आपका कोई भी मंत्री कैबिनेट में नीतीश कुमार के सामने जवाब नहीं देता था। केवल आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने केवल मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने मुआवजे की मांग की। कही जाती थी बीजेपी की तरफ से, मुझे याद है। जब आपके पास कुर्सी थी तब आप साइलेंट रहकर सब चीजों को ये सह रहे थे। अब आप कृष्णा जी जवाब दीजिए। जी बोलिए। सौरभ जी, कृष्णा जी, उस वक्त भी हम साइलेंट नहीं थे। आप ही बता रहे हैं कि हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने समीक्षा की मांग की थी, मुआवजे की मांग के पीछे की मंशा क्या होती है? लेकिन सौरभ ये पूछ रहे हैं, जब आपकी बात सुनी नहीं जाती थी तो आप लोग अलग हो जाते। सौरभ ये सवाल बता रहा हूँ अंजलि जी, मैं आपकी उस बात पे भी आ रहा हूं। मैं सौरभ जी के हर सवाल का जवाब दूंगा। सरकारी मुआवजा सरकार कब देती है? जब सरकार अपनी गलती मानती है। सरकार अपनी गलती मानती है, सरकार मौत को मानती है कि मौत उस कारण से हुई है जिस कारण से नहीं होनी चाहिए, तब सरकार मुआवजा देती है। और इस मुआवजे को दिलवाने के पीछे लंबी लड़ाई थी। नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी की सोच इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जहरीली शराब से होने वाली मौत के पीछे सरकार जिम्मेदार है। उनका तो बार बार ये कहना था जो पिएगा वो मरेगा। साहब वो शराब सरकार, वो सरकार की विफलता है, जहरीली शराब आ रही थी। कृष्णा जी, ये मैं मानता हूं कि आज जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें बीजेपी का एक अहम भूमिका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी एक तरफ थी, दूसरे तरफ जमकर तस्करी हो रही थी। तो आप लोग बार बार नीतीश कुमार के सामने गुहार क्यों लगा रहे थे? आप लोग सरकार से अलग क्यों नहीं हो गए? आप लोग की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आप लोग की संख्या ज्यादा थी। पूजा सिंह जी कुछ कहना चाह रही हैं? क्योंकि देखिए आप पूजा सिंह जी का पक्ष सुन लेते हैं, उसके बाद कृष्णा जी से जवाब लेंगे। पूजा सिंह जी। सौरभ जी मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जब हमारा जब ये पद यात्रा चल रहा था, तो उस दरमियान भी जब हम महागठबंधन के साथ थे, तब भी हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी हमेशा सवाल उठाते आए हैं, या तो शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर, जो जहरीली शराब पीकर मर रहे थे उससे, या 3 डिसमिल जमीन की बात, 5 डिसमिल जमीन की बात चल रही थी, या फिर उनके जगह पे पैसे देने की बात। तो ये वीडियो भी आपके पास होंगे हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी का, उन्होंने लगातार उस वक्त भी जो है कि विरोध करते आए, जब भी गलत हुआ उनके मतलब कि विरोध में खड़े हुए हैं। तो इसका भी वीडियो आपके पास होगा, न्यूज होगा, और ये चलता भी रहा है न्यूज। शराबबंदी को लेकर लगातार हमारे मांझी जी जो है कि आवाज उठाए हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, तो या तो इन पे ध्यान दिया जाए, पूर्ण रूप से ये किया जाए। उन्होंने यहाँ तक आवाज उठाए थे उस वक्त पे कि जितने भी नीची जाति के आते हैं लोग, जो पिछड़ी जाति के आते हैं,
वो लोगों पे ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, जो तस्करी कर लेकिन रहे हैं पूजा उन सिंह पे जी, ना सौरभ, ध्यान ये दिया कि सवाल यहाँ पे नहीं, ठीक है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा। पूजा सिंह जी, हमने पहले, मुझे याद है मैंने ओपनिंग करते ये बताई थी बात कि जीतन राम मांझी पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने तो ये तक कहा था, मुझे याद है कि देखिए जीने के लिए थोड़ा शराब पीना भी महत्वपूर्ण है, मुझे ये याद है। ठीक है, कई बार वो सवाल उठाएं कि ठीक है इस पर समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब वो अलग हुए ना तो इस मुद्दे पे अलग नहीं हुए। और यही सवाल कृष्णा जी से भी पूछा गया। मेरा सवाल है कि आप लोग स्टैंड, आप लोग तो देख भी रहे हैं कि यहाँ पर जनता भुगत रही, मजबूरी भी है। नीतीश कुमार जी अलग हुए यहाँ पर खुद, तब जाके बीजेपी को समझ में आया, आप ही लोग अलग हो जाते। पूजा सिंह जी, जीतन राम मांझी क्यों अलग हुए ये भी सबको पता है। अब मैं उर्मिला जी से रिएक्शन लेना चाहूंगी। उर्मिला अंजलि जी, क्या जी अगर ये बात आप मेरे कहती पास हैं वक्त की कि कम, अलग हो जी जाना जल्दी। चाहिए था, जी एक सेकंड, ज्यादा नहीं, अगर नहीं, ये जब कह रही इतनी हैं कि अलग मजबूरी हो जाना दिखाई चाहिए देती है था, तो आप लोग जी जनता के लिए बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल, जी तो कहीं ना बताइए। कहीं नहीं, हाँ। कहीं ना कहीं हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी आवाज उठाए, इसीलिए उनको विलय करने की भी बात की गई, वरना विलय करने की बात तो आई नहीं थी ना। ये विलय वाली बात आई कब, क्यों आई, आप ये बताइए। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये ज्यादा आवाज उठा तो रहे हैं, जब हमारे विलय खिलाफ की जा बात रहे हैं। आई, तभी विलय की बात आई, तभी तो जीतन राम मांझी वहां पे से, जब उन्हें लगा कि अब अस्तित्व, मेरा कहना यह है कि जीतन राम मांझी हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की बात करते हैं, और उन्हें लगा कि ठीक है इससे इसका, तो उसी वक्त उस स्टैंड पे, मेरा कहना उस स्टैंड पे अगर आप जाते तो एक अलग मैसेज जाता। उर्मिला जी, बड़ी बात यह है कि देखिए शराबबंदी है, मैं बार बार ये कहती हूँ, एक मंशा एक अच्छे विचार से लाया गया, इम्प्लीमेंट कितना हुआ ये सबको पता है। उर्मिला जी, आपका ये कहना है कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन तेजस्वी यादव ना जब विपक्ष में थे तो कुछ और कहा करते थे। उर्मिला जी, उर्मिला जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और मैं अंत में आखिरी सवाल, रमन कुमार जी, एक आकलन की बात हम करते हैं, क्या अगर आने वाले चुनाव की हम बात करें, लोकसभा विधानसभा चुनाव की, तो एक शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि देखिए जनता के बीच में एक बड़ा सवाल है। आप जब भी जनता के बीच जाते होंगे, सौरभ भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, कि उनके मन में भी होता है ठीक है शराबबंदी तो कर दिया गया, लेकिन क्या वाकई इसका कितना जनता के बीच में फायदा हुआ, और राजस्व का नुकसान तो हो रहा है। और मुझे लगता है बिहार जैसे राज्य को एक राजस्व की कितनी जरूरत है, ये आम जनता भी समझती है और पॉलिटिकल पार्टियां भी समझती हैं। बहुत जल्द में रमन कुमार जी। रमन कुमार जी, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सवाल सुन पा जी मैंने सवाल जी रमन जी। देखिए बिहार में शराब पीने वालों की संख्या कितनी है, ये बात अंदाजे में कोई नहीं लगा सकता कि क्या बिहार में जो इतनी सारी शराब, अवैध शराब मिलती है, शराब की जब्ती होती है, या शराब का बड़ा कारोबार चलता है। तो 2020 में एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ओर से सर्वे किया गया, और उस सर्वे के मुताबिक करीब शहरी क्षेत्रों में 15.8% लोग शराब पीते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 14% करीब शराब पीते हैं। यानी कि जब पूर्ण शराबबंदी है तब ये हाल है बिहार में। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन की खराब व्यवस्था के चलते, पुलिस की खराब व्यवस्था के चलते इस तरह की बात सामने लगातार आ रही है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पर नदारद दिखाई दे रही है, और उसमें कमी दिखाई देने के चलते ही इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को सवाल उठाने पड़ते हैं, और नीतीश कुमार को ये कहना पड़ता है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बिल्कुल, ये कहते हैं ना इच्छा शक्ति होती तो कैसे क्या इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन बड़ा सवाल एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि देखिए मुद्दे तमाम हैं, लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और शराबबंदी कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये सवाल तो कई बार समीक्षा भी हुई। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए? मैं चाहूंगी कि जनता भी कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय रखें, और क्योंकि एक मुद्दा तो बनी चुका है, अब देखने वाली बात है किस पर एनडीए का आने वाले वक्त में क्या स्टैंड होता है। जीतन राम मांझी ने तो एक अपना स्टैंड दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।